वेलकम टू द फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एस्ट्रस साइकिल बताया था और उस वक्त हमने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है फर्टिलाइजेशंस लेके चलेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, लेक्चर है, वो फर्टिलाइजेशन पर है। तो आइए हम फर्टिलाइजेशन को देखते हैं। फर्टिलाइजेशन, बच्चे आप जानते हैं ये जो फर्टिलाइजेशन टर्म है, इसको बिल्कुल इन शॉर्ट अगर समझना चाहते हैं तो इट इज जस्ट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड जाइगोट। ओके बच्चे, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं इट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। ओके बच्चे, है ना। और जब एक डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है, फिर उस जाइगोट में जो है डिवीजन होएगा, क्लीवेज होता है, और फिर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाता है। इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद का जो है वो टॉपिक होगा हमारा, है ना। तो अभी जो हमने आपको एक सिंपल प्रोसेस में बता रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन इज जस्ट द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। ये फर्टिलाइजेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो इस मल्टी स्टेप प्रोसेस को स्टेप वाइज हमको समझना होगा। अब इस स्टेप वाइज जो समझेंगे, उसमें जो पहला पड़ाव होगा, जो पहला स्टेज होगा, वो होगा अप्रोचिंग ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये स्पर्म का अप्रोच करना, स्पर्म का एक एग तक पहुंचना, इट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। इट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस विच आर फॉलोइंग। जो निम्नलिखित है, नीचे लिखा है, उनमें से पहला लेते हैं अप्रोच ऑफ स्पर्म। इस स्टेप को समझिए पहले फर्टिलाइजेशन होने के लिए कि अप्रोच ऑफ स्पर्म किसे कहते हैं। बच्चे, आपको एक बात मैं बता दूं कि एक इजैकुलेशन में एक बार पेनिस के द्वारा जो सीमेंस छोड़ा जाता है वेजिना के अंदर, ये लगभग 3 to 3.5 मिलीलीटर के बराबर होता है। और इस 3.35 मिलीलीटर सीमेन के अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। समझे बच्चे, एक लार्ज अमाउंट में स्पर्म उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए, इसमें पहला जो है बात हमारे सामने आई कि इन वन इजैकुलेशन अबाउट 3 to 3.5 मिलीलीटर सीमेन will deposited in the vagina। और ये 3.35 मिलीलीटर सीमेन will contain about 200 to 300 million sperm। This one ejaculations will contain about 200 to 300 मिलियन स्पर्म। ओके बच्चे, अब कारण क्या है इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी मात्रा में स्पर्म रिलीज करने का? कारण है कि उस स्पर्म को बहुत सारे बैरियर्स का सामना करना पड़ता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उस बैरियर की वजह कर बहुत मात्रा में ये स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा द रीजन ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ sperm is that sperm will
फेस barriers during the movement through the reproductive tract, through the female reproductive tract। ओके बच्चे, तो ये जो स्पर्म है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से पास हो रहा है बच्चे, क्रॉस कर रहा है, इस स्पर्म को बहुत सारे बैरियर का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस स्पर्म को सिर्फ रुकावटें ही नहीं होता, उस स्पर्म को कुछ हेल्प करने वाले भी है ना एजेंट्स मौजूद है, वहां पर कुछ हेल्प करने वाली भी चीज है। तो इस स्पर्म के साथ दो कंडीशन लागू होता है कि कौन से ऐसी चीज है जो उस स्पर्म को हेल्प करेगा मूवमेंट में, और कौन से ऐसी चीज है जो उसके लिए किसका काम करेगा, बैरियर का काम करेगा। तो चलिए हम जो है इस हेल्प वाले जो फैक्टर्स है इसको पहले डील करते हैं, उसके बाद जो है फिर हम बैरियर वाले फैक्टर को डील करेंगे। ठीक है, हेल्प्स टू स्पर्म। इस हेल्प्स टू स्पर्म में एक पहली बात, स्पर्म के पास टेल होते हैं और वो टेल एक मूवमेंट शो करता है, उसको हम लैसिंग मूवमेंट कहते हैं। ओके बच्चे, तो हम जो उसको मूवमेंट में मदद करता है, तो मूवमेंट में मदद करना गोया कि स्विमिंग में मदद करना, यानी उसके जो टारगेट है, उसके जो मोटो है, एम है, उसमें मदद करना हुआ। तो पहला इस हेल्प के रूप में आप काउंट कर सकते हैं लैसिंग मूवमेंट ऑफ टेल। ओके बच्चे, दूसरा आपको हम प्रीवियस लेक्चर में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल सब्सटेंस के बारे में समझाए थे, जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शनल एक्टिविटी में आपको हम कहे थे एक फंक्शन कि ये वेजिनल ट्रैक्ट और यूट्रस को मूवमेंट करवाता है, मदद करवाता है, मूवमेंट में मदद देता है। कैसा मूवमेंट? अपवर्ड मूवमेंट फॉर स्विमिंग द स्पर्म्स अपवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट हेल्पर के रूप में प्रोस्टाग्लैंडिन helps to swim the sperm upward। एक टर्म है यहाँ बच्चे, इसको हम एस्पायरेटरी मूवमेंट कहते हैं। ये एस्पायरेटरी मूवमेंट इज नथिंग, तो इट इज सक्शन मूवमेंट ऑफ यूट्रस टू मूव स्पर्म अपवर्ड। ओके बच्चे, ये तो बात हो गई किसकी? हेल्प की। अब आते हैं हम चर्चा करेंगे कुछ बैरियर्स का। तो बैरियर्स टू स्पर्म, अब बात आते हैं बच्चे कौन कौन सी बाधाएं हैं स्पर्म के लिए। सबसे बड़ी बाधा कि थिक इंडोमेट्रियम वॉल। ये इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है बच्चे, ये हाईली फोल्डेड होते हैं और थिक होते हैं, ये स्पर्म के मूवमेंट के लिए दिक्कत करता है, तो ये एक बैरियर का काम करेगा। इसके अलावा दूसरा एसिडिक इन्वायरमेंट, एसिडिक पीएच इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये एसिडिक पीएच के कारण जो है जब स्पर्म वहां जाता है तो इस एसिडिक पीएच के कारण स्पर्म क्या होते हैं? किल हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तीसरा बैरियर्स के रूप में फैगोसाइटोसिस।
फैगोसाइटोसिस एक वर्ड है बच्चे, जिसको दो वर्ड में बांट सकते हैं आप, फैगस प्लस साइटोसिस। एक ऐसा सेल जो इंगल्फिंग का काम करता है। तो फैगोसाइटोसिस होने के कारण फीमेल रिप्रोडक्टिव का स्पर्म को, कुछ स्पर्म को क्या करते हैं, इंगल्फ कर जाता है, खा जाता है। तो तीसरा बैरियर्स मिलेंगे फैगोसाइटोसिस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब बच्चे इतने सारे हेल्प और इतने सारे बैरियर्स से स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से गुजरने के बाद वो जो 200 to 300 मिलियंस स्पर्म क्रॉस कर रहा था, उनमें से लगभग 100 स्पर्म विल रीच टू द या टुवर्ड्स द एग। शायद यही कारण है कि मिलियंस स्पर्म को एक इजैकुलेशन में थ्रोन आउट किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज में सब क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि आफ्टर दिस हेल्प एंड बैरियर only about 100 sperm will approach to the egg। सही बच्चे, और तब जाकर एग को फर्टिलाइज करेगा, है ना, और तब फिर जाके जो है अगला कार्यक्रम प्रोसीड होएगा। एक स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो मूवमेंट की गति होती है वो 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट का होता है। तो द स्पीड ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट। ओके बच्चे, इसको याद रखिएगा। ये एक ओवरव्यू के बाद जो है हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में घटित होता है उसको जो है यहाँ चर्चा करेंगे, जिसको हम कैपिसिटेशन कहते हैं। तो चलिए आइए हम इस वर्ड कैपिसिटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। कैपिसिटेशन, सबसे पहली बात है कैपिसिटेशन वर्ड को समझना हमको, चूंकि स्पर्म बहुत सारे हेल्प और बहुत सारे बैरियर से क्रॉस करके अप्रोच हो चुका है, कहां तक, एग तक। इसका मतलब है कि अब वो स्पर्म रेडी है उस एग को फर्टिलाइज करवाने के लिए। वो समय जिस समय अंडे के बिल्कुल करीब है स्पर्म उसको फर्टिलाइज करवाने के लिए, उस वक्त जो है स्पर्म फंक्शनल मैच्योरिटी को अटेन करता है, और ये फंक्शनल मैच्योरिटी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अंजाम देता है। बेसिकली व्हेन स्पर्म will attain the functional maturity in the female reproductive tract। ओके, तो इसको लिखेंगे बेसिकली when sperm attain the functional maturity, क्योंकि अब इसको क्या करना है, फर्टिलाइज करवाना है एग को, फंक्शनल मैच्योरिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, उस घटनाक्रम को, वो जो स्टेज अवस्था है उसी को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेशन कहेंगे। वहां होता क्या है ये देखिए बच्चे, इस जगह पर जब ये स्पर्म फंक्शनल मैच्योरिटी को अटेन करता है उस वक्त फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज की जाती है, और उस जगह जो स्पर्म है, ऐसे आपको जो है हम आपको एक रफ डायग्राम फिर खींच रहे बच्चे, ये आपका जो है हेड रीजन है,
और ये जो है एक्रोजोम का रीजन है। रिकॉल कीजिए जो हम पहले ये मेम्ब्रेन है जो इस एक्रोजोम को सराउंड्स किए हुए हैं। ये एक्रोजोम है ना, और इस एक्रोजोम को ये लेयर क्या किए हुए है, सराउंड्स किए हुए हैं। इस एक्रोजोम के अंदर केमिकल सब्सटेंस है जिसको आप लाइसिन कहते हैं, जो डाइल्यूट करता है किसको, एग का मेम्ब्रेन को। जब ये स्पर्म फंक्शनल मैच्योरिटी को गेन किए हुए रहता है, उस वक्त जिस वक्त अंडे को जस्ट फर्टिलाइज करने का समय आया है, उस वक्त इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है और इस एक्रोजोम के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरा इनसे दिखा रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और स्टीरोल। एक ग्लाइकोप्रोटीन इस प्रकार से हम जो है डॉट डॉट स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं और स्टीरोल प्रेजेंट होते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस उस ग्लाइकोप्रोटीन और स्टीरोल को वहां से एब्जॉर्ब करके अपने पास सटा लेता है, या ये खुद अपना बाइंडेशन कर लेता है अपने आप को। तो ये जो स्टीरोल है प्लस ग्लाइकोप्रोटीन है, ये इसके मेम्ब्रेन से, एक्रोजोम के मेम्ब्रेन से निकलकर इसके साथ बाउंड कर जाते हैं। ठीक है, यहां से इसके मेम्ब्रेन से ये स्टीरोल और ग्लाइकोप्रोटीन के निकल जाने की वजह कर इस एक्रोजोम का मेम्ब्रेन वीक हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, साथ ही ये परमेबल हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो सेकेंड पॉइंट में हम ऐसा पॉइंट बना सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस फंक्शनल मैच्योरिटी या कैपेसिटेशन ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक रिलीज ए केमिकल सब्सटेंस और दैट केमिकल सब्सटेंस will binds with the sterol and glycoprotein, binds with sterol and glycoprotein जो प्रेजेंट है कहां पर बच्चे, उस एक्रोजोम के मेम्ब्रेन पर, यानी कि which is present in एक्रोजोम मेम्ब्रेन, जिसके कारण वो मेम्ब्रेन वीक और पोरस हो जाता है। दैट्स वाई मेम्ब्रेन गेट वीक एंड परमेबल, समझे बच्चे। जैसे ही ये मेम्ब्रेन वीक और परमेबल होता है, उस वीक और परमेबिलिटी का कैरेक्टर आ जाने के कारण इसके अंदर प्रेजेंट जो लाइसिन है वो रिलीज आउट होता है। इसका मतलब है कि आफ्टर दिस फंक्शन लाइसिन विल रिलीज। तो क्या कहेंगे बच्चे, ड्यू टू परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन लाइसिन विल रिलीज, और ये लाइसिन रिलीज करके ये लाइसिन एक्ट करेगा किस पर, उस एग के मेम्ब्रेन पर, और जैसी एग के मेम्ब्रेन को वो क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, और स्पर्म उसके अंदर इंटर कर जाएगा और जो है फर्टिलाइजेशन को अंजाम दे देगा। इसका मतलब है कि जैसे ही रिलीज किया गया, दिस लाइसिन विल डाइल्यूट the egg membrane, और जैसे ही डाइल्यूट करेगा वो स्पर्म इंटर करेगा और फर्टिलाइजेशन अंजाम दे देगा। यानी फर्टिलाइजेशन विल डाइल्यूट द एग मेम्ब्रेन, देन फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। समझे बच्चे। लेकिन यहां पर एक चीज और आपको बता दें हम स्टार मार्क में कि बच्चे यहां एक और घटना होती है, क्योंकि चूंकि इतना लंबा जो है सफर तय करके स्पर्म एग तक पहुंचता है, उस जगह पर जब उस स्पर्म के एक्रोजोमल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को गेन कर लेता है, तब उस एक्रोजोमल मेम्ब्रेन के जो परमेबिलिटी है उसमें से होकर कैल्शियम आयन इंटर करता है उसके उस
हेड रीजन में, और जब कैल्शियम आयन उसके हेड रीजन में इंटर करता है तो वो स्पर्म ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं, और ज़्यादा क्रियाशील जब होएगा तो अगेन उसको अंडे में एंट्री करने में और भी ज़्यादा क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो ड्यू टू द परमेबिलिटी ऑफ द एक्रोजुमल मेम्ब्रेन देयर इज एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इनसाइड देयर हेड, इसको हम इनफ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे बच्चे, ड्यू टू परमेबिलिटी कैल्शियम आयन विल गेट इनसाइड, इस स्पर्म के अंदर घुस जाएगा इनसाइड, और इस घटना को हम इनफ्लक्स कहेंगे। इस घटना को हम क्या कहेंगे बच्चे, इनफ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है इनफ्लक्स हो गया है ना, जिसके कारण स्पर्म गेट मोर एक्टिव, एंड दैट्स व्हाई स्पर्म विल मोर एक्टिव। तो ये थी बातें बच्चे। तो चलिए बच्चे, हम इस फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस अभी स्टार्ट किए इस लेक्चर में, इसमें हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसमें से उस मल्टी स्टेप प्रोसेस का एक स्टेप हम लिए थे जो था अप्रोच ऑफ स्पर्म। तो बच्चे इसके बाद दूसरा जो है हम देखेंगे, और ये दूसरा हम दूसरे पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तब तक के लिए थैंक यू।